हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, जिसमें कि हम सीटेट की सीडीपी प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल, दोनों ही स्तर के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। दोनों ही स्तर पर ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, आज हम इस टॉपिक में से बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। कल हमने बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में जीन पियाजे के बारे में। हमने जीन पियाजे को पूरा पढ़ा था, पूरा संज्ञानात्मक सिद्धांत उसका कवर किया था। आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट सीडीबी के दोनों स्तर, चाहे जूनियर हो या प्राइमरी स्तर हो। जैसे कि कल हमने जीन पियाजे को डिस्कस किया था। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सीडीपी सीटेट की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, जिसमें कि आपको सीडीपी के सारे टॉपिक्स की वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने सीटेट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सीटेट चाहे वो जूनियर लेवल हो या प्राइमरी हो, दोनों ही लेवल्स पर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास वाले सिद्धांत के बारे में। सो फ्रेंड्स, कोहलबर्ग यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। इन्होंने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है कि नैतिक विकास किन अवस्थाओं में किस प्रकार से विकसित होता है। ये सारे सिद्धांत इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। देखिए फ्रेंड्स, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को ही अपना आधार बनाया है अपने सिद्धांत का, और आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इस सिद्धांत को उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। आगे हम उन 3 भागों को भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो 3 भागों में इन्होंने अपने सिद्धांत को विभाजित किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात यह है कि इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत अपना दिया, वो जीन पियाजे के ही नैतिक विकास वाले सिद्धांत को आधार बनाकर अपना सिद्धांत दिया है। हमने जो पढ़ा था कि जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत किस प्रकार से है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप जीन पियाजे को पूरा समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन 3 भागों की, 3 अवस्थाओं की, जिनमें इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को विभाजित किया है। सो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने जो 3 अवस्थाएं दी हैं, उनमें सबसे पहली जो अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। इसकी अवधि 4 से 10 वर्ष तक की होती है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि पहली अवस्था कौन सी है, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, और इसकी जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष तक की अवधि है। आइए जानते हैं इसके बारे में, करते हैं इस अवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा। तो फ्रेंड्स, जो ये पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर है 4 से 10 वर्ष तक का, इसमें इन्होंने कहा है कि इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। और इसके अंतर्गत भी इन्होंने 2 चरण दिए हैं। किसके अंतर्गत? पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष तक के स्तर के अंतर्गत भी इन्होंने अपने 2 चरण दिए हैं। इनको भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें, नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, इससे ही संबंधित होता है। और ये हमने देखा कि अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार या नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से ही मापी जाती है। सो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि क्या है वो 2 चरण इसके अंतर्गत, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था वाले स्तर के अंतर्गत। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लिया हो तो कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है वो 2 चरण।
जो पहला चरण है पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष वाला, इसके अंतर्गत आता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता यानी सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद में ही इंटरेस्ट लेना और रिवार्ड ओरिएंटेशन यानी कि पुरस्कार प्राप्त करना। देखिए, इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। देखिए, जो जो कुछ भी वो कर रहा है वो इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसकी नज़र में वो अच्छा है या बुरा है, वो इसीलिए सिर्फ करता है कि वो उसका जो जिसमें उसकी रुचि होती है वो उसको प्राथमिकता देगा। इस स्तर पर 4 से 10 वर्ष पूर्व परंपरागत स्तर पर, और पुरस्कार पाने के लिए ही वो अच्छे कार्यों को करता है बच्चा इस स्तर पर। तो हमने यह क्या देखा कि इस अवस्था में बालक का जो व्यवहार है वो खुलकर सामने नहीं आता, जबकि वो अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है और पुरस्कार पाने के लिए ही नियमों का पालन करता है, जो नियम समाज में मान्य होते हैं। तो यही कहता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता वाला सिद्धांत या चरण। अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक के वाले स्तर पर। इसमें 2 चरण बताए हैं। पहला चरण था आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, दूसरा चरण है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि दंड और आज्ञा पालन करना। देखिए, बालक जो होता है उसके मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है ना। बच्चे के मन में ये आज्ञा किस लिए मानता है, वो उसे पता है कि अगर हमने ये कार्य नहीं किया जिसकी हमें आज्ञा दी गई है तो हमें दंड मिलेगा। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहल वर्ग का ये मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। देखिए, बच्चा जो होता है, हम भी होते हैं, बच्चा क्या सभी लोग अपने को परेशानियों से बचाना चाहते हैं। और कोहल वर्ग जो थे उनका ये मानना था कि अगर कोई बच्चा ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो कि समाज में स्वीकृत है या कोई अच्छा कार्य वो कर रहा है, नैतिकता का कार्य कर रहा है, तो इसको ये मानना चाहिए कि इसका जो कारण है वो ये है कि वो स्वयं को दंड से बचाना चाहता है इस अवस्था में। समझ में आया? तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था में पूर्व परंपरागत स्तर पर कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वो स्वयं को दंड से बचाना चाहता है और पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। तो यही था दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। अब बात करते हैं अगली अवस्था की। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है परंपरागत नैतिक स्तर यानी 10 से 13 वर्ष। अभी तक हम बात कर रहे थे पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष का था। देखिए, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है कोहल वर्ग का, इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले की चर्चा हम कर चुके हैं, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष। अब हम आगे बात करते हैं परंपरागत नैतिक स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष का स्तर है। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि दूसरी अवस्था के बारे में इन्होंने क्या कहा है। देखिए, इस अवस्था के परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष वाला जो स्तर है, दूसरी जो अवस्था है, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि कोई बालक दूसरे व्यक्ति से नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, यानी दूसरे लोगों से अपने जानता है कि नैतिक मानक क्या है, उनको ही अपने व्यवहार में मान लेता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। देखिए, कोई बच्चा है, उसने दूसरे सामने वाले से देखा कि वो क्या कर रहा है, उसको अपने अंदर ग्रहण करता है, उसके बाद उस पर चिंतन करता है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, उसके बाद ही उस पर वो अपनी सहमति बनाता है इस स्तर पर। तो इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं की ध्यान रखता है। तो पहली अवस्था जो थी पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष वाली, उसमें बच्चा स्वयं केंद्रित था, आत्म केंद्रित था, लेकिन अब वो अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखता है। देखिए, इसके अंतर्गत भी इन्होंने इसके 2 स्तर दिए हैं, 2 भाग हैं, इनको भी जानते हैं। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष वाले के अंतर्गत जो 2 भाग दिए हैं, उसमें पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए, इस अवस्था में बच्चे नियत एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। वो इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं कि समाज में क्या नियम हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं तथा उन नियम और व्यवस्थाओं के प्रति वो जवाबदेह भी हो जाते हैं। तो यही कहता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। बात करते हैं अगले भाग की। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें कि पहला था अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब दूसरा आता है अच्छा लड़की या अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। देखिए, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष वाली अवस्था,
इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करने की इच्छा वो लोग रखते हैं। देखिए, जो ये अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था, जो कि परंपरागत नैतिक स्तर होता है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं इनमें ये मानना होता है कि मुझे भी सम्मान मिले और मैं दूसरों को भी सम्मान दूँ। इनमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की विशेषताएं प्राप्त करने के गुण पाए जाते हैं। तो यही ये अवस्था होती है परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष की अवस्था, जिसमें अच्छा लड़की या अच्छा लड़का, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के प्रति भावना होती है। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वे एक दूसरे को सम्मान करने की भावना उनमें जागृत हो जाती है और वे ये भी इच्छा रखते हैं कि अगर मैं किसी का सम्मान कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरा सम्मान करे। तो इनमें दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ये रखते हैं। तो यही होता है अच्छा लड़की या अच्छी लड़की वाला भाग, जो कि अंतर्गत आता है परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत। तो हमने बात कर ली लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की दो अवस्थाओं की। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष वाला था, उसके अंतर्गत दो भाग थे, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। उसके बाद फिर हमने बात करी परंपरागत नैतिक स्तर की, जो कि 10 से 13 वर्ष तक का होता है। उसके अंतर्गत दो पढ़े, अधिकार संरक्षण अभिमुखता और अब ये अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। सो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत पहली थी पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, दूसरी थी परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष। अब हम बात करते हैं तीसरी और अंतिम अवस्था, जो कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। देखिए, ये जो अवधि होती है इस अवस्था की, वो होती है 13 वर्ष से ऊपर की। जब एक बालक 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो नैतिक विकास की उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य की तरफ बढ़ जाता है, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांतों की अंतिम अवस्था है। तो आइए जानते हैं इस अवस्था के बारे में भी आज हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये अंतिम अवस्था है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, 13 वर्ष से ऊपर की जो अंतिम अवस्था इन्होंने बताई है लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि कोहलबर्ग के मत अनुसार नैतिक विकास के जो परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरी करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं, हमें पता ही है। विकास की विविध अवस्थाओं के में बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं अलग अलग अवस्थाओं में। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है और इसके अंतर्गत भी इन्होंने दो चरण बताए हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने, हमने क्या जाना कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 3 अवस्थाएं बताई और तीनों ही अवस्थाओं के अंतर्गत दो दो भाग बताए हैं। तो अपनी तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत इनके 6 भाग हो जाते हैं, जिसमें से कि हम 2 अवस्थाओं का अभी तक अध्ययन कर चुके हैं और उन दोनों अवस्थाओं के दोनों भागों का यानी चारों भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इस अवस्था उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था जो 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, इसके अंतर्गत जो 2 भाग आते हैं वो कौन कौन से भाग हैं, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया है। फिलहाल हमने इस अवस्था के बारे में यही जाना है कि बच्चा जो होता है वो बाहर की सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेने लगता है और जो सामुदायिक कार्य होते हैं या राष्ट्र के महत्व को भी प्राथमिकता देने लगता है और ऐसे कार्य करने लगता है जो समाज में स्वीकृत होते हैं। आगे बात करते हैं अब इसके दोनों भागों की कि कौन कौन से भाग हैं। देखिए, उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था के अंतर्गत जो 2 भाग बताए हैं, इसमें से पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए, इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। देखिए, जो बच्चा होता है वो वही कार्य करता है जो कि उसे अच्छा लगता है और फिर वो ये सोचता है कि कोई जो नियम निर्धारित समाज के द्वारा हैं, क्या उनमें कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि जीवन बचाना ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण था
जबकि सब जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात होती है, लेकिन किसी की जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य बुरा नहीं था चोरी करने का, तो वो समाज में मान्य कर लिया जाता है कि उसने अपनी चोरी करके बच्चे की या किसी का जीवन बचाया है, क्योंकि जीवन बचाना यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर जीवन बचाना जो महत्वपूर्ण था किससे, दवा की चोरी करने से ज़्यादा। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था के अंतर्गत ये दूसरा भाग है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए, इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसित हो जाती है। अब बच्चे का जो आचरण है वो दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उनके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। देखिए, यहाँ हमने क्या समझा कि अभी तक बच्चा दूसरे से प्रेरित होता था, लेकिन अब जो है वो खुद से सोचने लगा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अंतःकरण की ओर अग्रसित हो जाती हैं और आंतरिक आदर्शों के द्वारा ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अब बच्चा जो है सबके अनुरूप, समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। तो यही था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यहाँ हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की तीनों अवस्थाएं पढ़ी। पहली थी पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था, जिसके अंतर्गत दो भाग थे, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। उसके बाद दूसरी अवस्था थी परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष की अवस्था, उसके अंतर्गत भी दो भाग थे, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। उसके बाद ये तीसरी है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 वर्ष से ऊपर की, उसमें भी दो हैं, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और ये है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सो फ्रेंड्स, हमने तीनों अवस्थाएं खत्म करी, लॉरेंस कोहलबर्ग की डिटेल में जाना। उसके बाद हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाओं के बारे में, कि उन्होंने कुछ अन्य अवस्थाएं भी दी हैं, उनके बारे में भी आज हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि कोहलबर्ग से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट दोनों ही जूनियर और प्राइमरी लेवल पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो अब आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाओं की, कि उन्होंने और कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में अपने सिद्धांतों में चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात की है स्वकेंद्रित अवस्था की। तो इस अवस्था के बारे में जानते हैं कि इन्होंने स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में क्या कहा है। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसमें? अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो क्या कहा है स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में, आइए जानते हैं। तो इन्होंने बात की इस अवस्था का कार्यकाल, किसका? स्वकेंद्रित अवस्था का। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक का होता है। कितना? 3 से 6 वर्ष तक की अवधि इस अवस्था की होती है। किसकी? स्वकेंद्रित अवस्था की। इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। अर्थात बच्चा जो भी करता है वो अपने ऊपर, अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। बच्चा इस उम्र में जो कुछ भी करता है, बालक के लिए वही नैतिक होता है जो वह उसके स्वयं अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हो। तो बच्चे के लिए इस अवस्था में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था में नैतिकता का अर्थ क्या है? कि जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और जो उसके आत्म कल्याण या खुद के अच्छेपन से, अच्छे कल्याण से, आत्म कल्याण से जुड़ा है, वही सही है। वही हमने बात करी थी पूर्व परंपरागत स्तर में, कि बच्चा ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसे पुरस्कार मिले, दंड से खुद को बचा सके। यही ये बात कही गई है कि जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ है वही बच्चे के लिए नैतिकता है। इसकी अवधि क्या है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि। कैसे कार्य करता है? जिनसे कि वो उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हो सके। और बालक के लिए नैतिकता का मतलब क्या है? उसके स्व या आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो यही है स्वकेंद्रित अवस्था। बात करते हैं अगली अवस्था की।
आगे है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। अब ये अवस्था क्या है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। ये भी लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही बताया है इसके बारे में भी। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्या कहती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। तो इसके बारे में, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है कि यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर के और किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का इस अवस्था से संबंध है। कौन से? 7 वर्ष से लेकर के और किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। किसमें? इसी अवस्था में। अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में आकर के बालक जो है उन नियम, परंपराओं और मूल्यों को धारण करने लगता है जो कि एक समाज में मान्य होते हैं। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का हित होगा या ठेस पहुंचेगी। देखिए, जो स्वकेंद्रित अवस्था थी, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था थी, उसमें बच्चा सिर्फ क्या कार्य करता था? जो उसके आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ हो। उसे कोई मतलब नहीं था सामने वाले को दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचता है, कुछ भी होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े लोगों के गाल पे चांटा मार देते हैं खेल खेल में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति उस टाइम पे होती है। लेकिन इस अवस्था में आकर के उसे ये पता चल जाता है कि अगर मैं किसी के थप्पड़ अपने से बड़े के गाल पे चाटा मार देता हूँ या उसके साथ कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार कर देता हूँ जो कि समाज में मान्य नहीं है, तो इससे उसको ठेस पहुँचेगी या अहित होगा दूसरों का, या उसके लगेगी, चोट लगेगी। छोटा बच्चा होता है, वो काट भी लेता है कभी कभी, लेकिन इस अवस्था में आकर के उसे ये पता चल जाता है कि इससे उसके सामने वाले की नुकसान पहुँचेगा और उसे जो है समाज में बनाए गए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को भी समझ में आने लगता है कि क्या क्या नियम हैं जो कि एक समाज में मान्य हैं। तो यही विशेषताएं थी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था के अंतर्गत जिनका अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं अगली अवस्था की। सो फ्रेंड्स, आगे आती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसके बारे में भी लॉरेंस कोहलबर्ग ने काफ़ी कुछ बताया है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बताया है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने। करते हैं विस्तृत चर्चा इस अवस्था पर भी। सो फ्रेंड्स, अब तक जो अवस्था थी वो थी 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। कौन सी थी? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आधारहीन आत्मचेतना अवस्था की। यह जो अवस्था है ये किशोरावस्था से जुड़ी हुई अवस्था है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का शुरुआत हो जाती है। देखिए, यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। वो जानने लगता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और अगर वो खुद ही गलत कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार करता है तो उसकी आलोचना भी वो खुद ही कर लेता है। ऐसी प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। देखिए, पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। वो चाहता है कि कुछ समाज में अगर गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है या कोई ऐसी परंपरा है, रूढ़िवादी कोई परंपरा है, उसको बदलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था के अंतर्गत आती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था होती है ये, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस बारे में बात की है। तो हमने क्या पढ़ा? स्वकेंद्रित अवस्था जो कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था थी। उसके बाद हमने बात की परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था जो कि 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक की अवस्था थी। उसके बाद आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो कि किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिनकी विशेषताएं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली अवस्था की। तो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग ने आगे बात की है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था की। अब तक हम बात कर रहे थे आधारहीन आत्मचेतना व्यवस्था की, लेकिन अब आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है, यानी कि अब उसमें आधार आ गया है। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने काफ़ी कुछ कहा है। तो आइए जानते हैं, विस्तृत चर्चा इस अवस्था पर कर लेते हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लॉरेंस कोहलबर्ग की जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं उसके बारे में, जिससे कि हमें
कहीं से भी एक भी नंबर हमें गंवाना पड़े ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। सारा सब कुछ डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल पर सीटीबी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, जानते हैं आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बात करते हैं आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था की, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसके बारे में बात की है। सो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग ने आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था के बारे में कहा है कि ये जो होती है ये नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है, एक्सट्रीम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। देखिए, जब पूरी तरीके से मैच्योरिटी किसी बच्चे के अंतर्गत आ जाती है तभी इस अवस्था में पहुंच सकता है कोई भी बच्चा, क्योंकि ये जो है चरम सीमा है नैतिकता की या चारित्रिक विकास की। कौन सी? आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। जिस प्रकार से नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करते हुए अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। बहुत ऊंची अवस्था ये होती है, चरम सीमा जिसे कहा जाता है। इसके आगे नैतिकता संभव नहीं है, वो अवस्था ये होती है। बहुत मुश्किल से इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है किसी भी मनुष्य के द्वारा, और इसमें जो है वो अपनी मानसिक शक्तियों का भी उचित उपयोग करता है कि क्या सोच समझता है कि क्या आचरण सही है, क्या आचरण गलत है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। जब वो पूरी तरीके से सहमत हो जाता है उसके बाद ही कोई कार्य इस अवस्था के अंतर्गत वो कर पाता है। तो यही होती है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, जो कि चरम सीमा होती है नैतिकता या चारित्रिक विकास की किसी भी मनुष्य की। तो यही था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। हमने विस्तृत चर्चा इसके लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में की कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहते हैं, क्या उन्होंने कहा है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। हमने उनके तीनों अवस्थाएं पढ़ी, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत अवस्था। उसके बाद हमने उनकी स्वकेंद्रित अवस्था भी पढ़ी। उसके बाद परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था भी पढ़ी। उसके बाद हमने आधारहीन आत्मचेतना अवस्था पढ़ी। उसके बाद हमने आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था पढ़ी। तो यहाँ हमने पूरे लॉरेंस कोहलबर्ग को ख़त्म कर दिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके, अगली वीडियो का, नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हम सीटेट में 120+ का टारगेट लेकर चल रहे हैं और हम सीटेट जूनियर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।